क्या आप जानते हैं दक्षिण अमेरिका में पाए जाने वाली एक प्रकार की छिपकली में पीढ़ी मादा छिपकलियों से ही चलती है। उनमें किसी भी पीढ़ी में नर नहीं पाया जाता। 14.1.2 मनुष्य में वृद्धि और परिवर्धन। आपने अपने आसपास बच्चों का जन्म होते एवं उनको बढ़ते देखा होगा। आपके मन में यह सवाल आता होगा कि कैसे एक छोटा सा बच्चा इतना बड़ा हो जाता है। चलिए अपने शरीर से संबंधित कुछ आंकड़ों को जुटाने का प्रयास करें ताकि हम अपनी वृद्धि के बारे में कुछ अनुमान लगा सकें। क्रियाकलाप 1। अपने घर के किसी भी छोटे बच्चे की लंबाई और उसकी हथेली की लंबाई ज्ञात कीजिए। साथ ही अपनी लंबाई और अपने हथेली की लंबाई भी ज्ञात कीजिए। आंकड़ों को दिए गए तालिका में भरकर अनुपात ज्ञात कीजिए। सारणी 1। शरीर के अंगों का अनुपात। छोटा बच्चा L1 H1, आप L2 H2। क्या आपके व बच्चे दोनों की हथेली H और लंबाई L का अनुपात एक समान है? L1 बटे H1 और L2 बटे H2 का मिलान करें। यह अनुपात क्या दर्शा रहा होगा? क्या हमारी हथेली हमारी लंबाई जितनी तेजी से बढ़ती है? अगले दिन कक्षा में आप अपनी सारणी के अंतिम स्तंभ L2 बटे H2 का मिलान अपने दोस्तों से करें। क्या यह अनुपात छोटे बच्चे के अनुपात की तुलना में आपके साथियों के अनुपात से ज़्यादा मिलता जुलता है? क्या इन अनुपातों के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि हमारा शरीर एक विशेष अनुपात में ही बढ़ता है? क्या हम यह भी कह सकते हैं कि हमारे कुछ अंग अन्य अंगों की तुलना में ज़्यादा तेजी से बढ़ते हैं? शौरिश क्या कर रहे हो? मेरी बॉल बाहर चलने के निकाल दो। थैंक यू। चलो चलो। कहाँ गए थे तुम दोनों? मेरी बॉल वहाँ अटक गई थी तो फिर दीदी ने निकाली। अच्छा, तुम्हारी बॉल अटक गई थी, दीदी तुम नहीं निकाल पाए? वो बहुत ऊपर थी, मैं निकाल नहीं पाया था। तुम इसलिए नहीं निकाल पाए क्योंकि तुम्हारी हाइट कम है। अच्छा, ना दीदी कितनी लंबी है? चलो नाप के देखें। रिया तुम यहाँ हो। सौरिश जरा टेप लाना। अब रिया हट जाओ और स्केल को पकड़ो। तो दीदी की लंबाई आ रही है 55 इंच। ठीक है, अब सौरिश तुम आ जाओ। रिया स्केल पकड़ना। सौरिश अब हट जाओ तुम। और सौरिश की हाइट आ रही है 29 इंच। ठीक है, अब हम इसे नोट कर लेते हैं। अब हम तुम लोग के हथेली की भी लंबाई नापते हैं। अच्छा सौरिश, तुम्हारी हथेली लाओ, हम उसकी लंबाई नापते हैं। तो सौरिश की हथेली की लंबाई है 13 सेंटीमीटर। और रिया तुम्हारी हथेली लाओ, और रिया के हथेली की लंबाई है 17 सेंटीमीटर। जब मैंने इन दोनों बच्चों की हथेली की लंबाई और इनकी ऊंचाई को नापा तो मैंने देखा ये काफ़ी अलग अलग थी। और अगर हम इसी प्रकार से इन दोनों बच्चों की हथेली की लंबाई और इनकी ऊंचाइयों का अनुपात निकालते हैं तो हम देखेंगे कि इनमें काफ़ी अंतर हमें दिखाई देगा। इसी प्रकार से अगर हम किसी एक बच्चे की हथेली की लंबाई और इनकी ऊंचाइयों का अनुपात निकालते हैं तो हम पाएंगे कि इनमें एक निश्चित अनुपात होता है। इसका अर्थ यह हुआ कि हमारे शरीर का हर एक अंग एक निश्चित अनुपात में बढ़ता है। सारणी से हमें दो तरह के आंकड़े मिलते हैं। एक तो हमारे अपने शरीर के अलग अलग हिस्सों का अनुपात, जैसे हमारी हथेली की लंबाई
और हमारे शरीर की लंबाई का अनुपात। दूसरा, ऐसे आंकड़े जिससे यह अनुमान लगाया जा सके कि शरीर के इन हिस्सों में वृद्धि कितनी तेज है। आपने बच्चे के हथेली के साथ जब अपनी हथेली का अनुपात लिया होगा और बच्चे की लंबाई और अपनी लंबाई का अनुपात लिया होगा, तब आपने पाया होगा कि हथेली की अपेक्षा आपके शरीर की लंबाई अधिक बड़ी है। इससे यह प्रतीत होता है कि हमारे शरीर के अंग एक निश्चित अनुपात में बढ़ते हैं। शरीर के एक निश्चित अनुपात में बढ़ने का अवलोकन कई सालों से चल रहा है। आज से लगभग 500 साल पूर्व के एक चित्र में चित्र 2 जैसा मानव शरीर को एक वर्ग के अंदर बनाया गया तथा यह दर्शाने का प्रयास किया गया कि हमारे हाथों का फैलाव हमारे लंबाई जितना है। आप अपने शरीर के इन आंकड़ों का पता लगाइए और इस चित्र की जांच कीजिए। एक कोशिका से बहुकोशिकीय संरचना के रूप में शरीर का गठन होने में समय के साथ साथ कुल भार में होने वाली बढ़ोतरी वृद्धि है। किसी भी बच्चे का वयस्क होने तक कुल भार में होने वाले बदलाव के आंकड़ों को समय के साथ एक ग्राफ बनाकर दर्शाया जाए तो वो चित्र 3 की तरह होगा। ग्राफ देखकर बताइए कि किस उम्र के बीच भार में सबसे तेज वृद्धि होती है। क्या इस दौरान लंबाई में भी वृद्धि होती है? किस उम्र के बाद वृद्धि धीमी हो जाती है? जब वृद्धि एक निश्चित अनुपात में होती है तो इसे परिवर्धन कहा जाता है। इससे अलग अलग अंग बनते हैं। अंगों के बनने में आपके शरीर के कुछ हिस्से तेजी से बढ़ते हैं, जबकि कुछ हिस्सों में या तो वृद्धि धीमी गति से चलती है या लगभग बंद हो चुकी है। गर्भ में पल रहे बच्चे के शरीर में भी वृद्धि दर में अंतर से ही हाथ, पैर इत्यादि अंगों का गठन होता है। गर्भ में पल रहे लगभग 3 महीने के किसी बच्चे के धड़ के 4 बिंदुओं की कोशिकाएं अपनी पड़ोसी कोशिकाओं से ज़्यादा तेजी से विभाजित होने लगती है। इसके फलस्वरूप भुजाएं कलिकाओं के रूप में नजर आने लगती है। इसके अलावा कुछ हिस्से अलग अलग कार्य करने के लिए विशेषीकृत हो जाते हैं। उदाहरण के लिए गर्भ में पल रहे बच्चे की त्वचा के एक हिस्से की कोशिकाएं प्रमुख रूप से आसपास में बने अंगों से स्रावित होने वाले कुछ रसायनों के प्रभाव से तंत्रिका तंत्रिकी कोशिकाओं में बदल जाती हैं,
जैसे जैसे हम बढ़ते हैं हमारे शरीर में कई बदलाव नज़र आने लगते हैं।